इतिहास का लक्ष्य मात्र यह नहीं है कि भूतकाल में हुए राजा महाराजा और उनके द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में ही जाना जाए। इतिहास के कई अन्य आयाम हैं और इन विभिन्न आयामों में से एक आयाम है भाषा। हमारे से पूर्व के लोग किस प्रकार की भाषा बोलते थे, यह जानना भी हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि हम प्राचीन भारत की बात करें तो हम देखते हैं कि हमारे पास अधिक साक्ष्य इस विषय के रूप में है नहीं, परंतु यदि हम मूलतः मौर्य काल की बात करें तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। अशोक के विभिन्न शिलालेख हमें मौर्य काल में किस प्रकार की भाषा बोली जाती थी इसके बारे में कुछ जानकारी अवश्य देते हैं। यह शिलालेख भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध हैं और इन्हीं शिलालेख के माध्यम से हम उस समय में विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार की भाषा बोली जाती थी उसके बारे में जान सकते हैं। यदि हम अशोक के शिलालेख में प्रयोग की जाने वाली भाषा की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि मूल रूप से 3 प्रकार की भाषा इन शिलालेखों में प्रयोग की गई है। यह भाषाएं हैं ग्रीक, अरामेइक और प्राकृत। इन 3 भाषाओं में से प्राकृत ही केवल भारतीय भाषा है। ग्रीक और अरामिक भारतीय भाषाएं नहीं हैं। यदि हम इन शिलालेखों में प्रयोग की जाने वाली प्राकृत की बात करें तो एक प्रकार की प्राकृत का प्रयोग नहीं किया गया है। हम देखते हैं कि 2 क्षेत्रों में जो प्राकृत प्रयोग की गई है उसमें थोड़ा अंतर है और इसी अंतर के कारण विद्वानों ने अशोक के शिलालेख में प्रयोग की जाने वाली प्राकृत को 3 भागों में विभाजित किया है। इन 3 विभिन्न प्राकृतों को हम प्राकृत की बोलियां भी कह सकते हैं और विद्वानों के अनुसार यह बोलियां थी पूर्वी बोली, पश्चिमी बोली और उत्तर पश्चिमी बोली। अशोक के इन शिलालेखों में अधिकतम प्रयोग पूर्वी बोली का हमें देखने को मिलता है और कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसका कारण यह था कि पूर्वी बोली मौर्य साम्राज्य के हृदय में बोली जाती थी। मौर्य साम्राज्य का हृदय हुआ मगध और उसके आसपास का क्षेत्र और क्योंकि मगध और आसपास के क्षेत्र में यह बोली बोली जाती थी इसी कारण से इसका प्रयोग अधिकतम शिलालेखों में हमें देखने को मिलता है। कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि यह बोली अर्धमागधी प्राकृत कहलाती थी और ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमें इस बोली का प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी क्षेत्रों में तो देखने को मिलता ही है। अशोक के शिलालेख जो कालपी में स्थित हैं, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, वहां पर भी पूर्वी बोली का ही प्रयोग किया गया है। यहाँ तक कि एरागुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहां पर भी जो प्राकृत का प्रयोग किया गया है वह पूर्वी बोली ही है। तो इससे हम यह देख सकते हैं कि पूर्वी बोली केवल भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी भाग तक सीमित नहीं है। यदि हम पश्चिमी बोली की बात करें तो हमें इसका उदाहरण अशोक के शिलालेख जो कि जूनागढ़ में स्थित है और मुंबई के निकट सुपारा में स्थित हैं वहां देखने को मिलता है। इस पश्चिमी बोली की 2 मुख्य विशेषताएं हैं। पहली तो यह बोली और साहित्यिक पाली जिसमें अधिकांश बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं, इन दोनों भाषाओं में हमें समानताएं देखने को मिलती हैं। दूसरी विशेषता इस पश्चिमी बोली की यह है कि अशोक के बाद में जो प्राकृत अभिलेख लिखे गए उसमें प्रयोग की जाने वाली प्राकृत और यह पश्चिमी प्राकृत एक दूसरे से मेल खाती हैं। यह दोनों की दोनों विशेषताएं आश्चर्यजनक हैं और यह इसलिए है क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप का जो पूर्वी क्षेत्र था वह मौर्य साम्राज्य का भी केंद्र था और बौद्ध धर्म का भी केंद्र था। तो हम यह सोचेंगे कि इस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती थी उसी में आगे चलकर बौद्ध ग्रंथ लिखे जाएंगे या जो बौद्ध ग्रंथ में भाषा प्रयोग की गई है वह इस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा से मेल खानी चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं देखते। हम देखते हैं कि आगे चलकर जो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए उसकी भाषा पश्चिमी क्षेत्र में जो प्राकृत बोली बोली जाती थी उससे मेल खाती है। तो यह अंतर काफी आश्चर्यजनक है। वहीं हम प्राकृत अभिलेखों की बात करें तो भी हमें यह देखने को मिलता है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप का पूर्वी क्षेत्र था जो कि मौर्य साम्राज्य का एक प्रकार से केंद्र था, उसकी जो भाषा थी वह आने वाले समय में जो प्राकृत अभिलेख लिखे गए उस पर प्रभाव नहीं डालती।
प्रभाव जो बोली डालती है वह है पश्चिमी क्षेत्र की बोली। तो यह दो विशेषताएं इस पश्चिमी बोली की बहुत ही आश्चर्यजनक है। यदि हम उत्तर पश्चिमी बोली की बात करें, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित अशोक के अभिलेखों में पाई जाती है, तो कुछ विद्वानों के अनुसार यह उत्तर पश्चिमी बोली गांधारी प्राकृत का प्राचीन स्वरूप है। गांधारी प्राकृत वह प्राकृत थी जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में जो लोग बसते थे वह बोलते थे। इस उत्तर पश्चिम बोली की विशेष बात यह है कि इस बोली को लिखने के लिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। इस बोली को लिखने के लिए खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। वहीं पश्चिमी और पूर्वी लिपि ब्राह्मी लिपि में लिखी गई हैं। यदि हमें इन तीनों बोलियों के बीच जो अंतर था उसे समझना है, तो हमें इन बोलियों में जो ध्वनि उच्चारण है उसको समझना होगा। यदि हम बात करें स्वर र और ल की, तो पूर्वी बोली में र स्वर नहीं होता, वहां र के स्थान पर ल का प्रयोग होता है। अर्थात यदि आप राजा कहना चाहते हैं तो राजा लाजा बन जाता है। वहीं पश्चिमी एवं उत्तरी भाषा में र एवं ल दोनों स्वर विद्यमान हैं। यदि बात करी जाए स श एवं श स्वर की, तो हमें यह देखने को मिलता है कि पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों बोलियों में मात्र स का प्रयोग होता है। श एवं श का प्रयोग इन दोनों बोलियों में नहीं होता। वहीं उत्तर पश्चिमी बोली में यह तीनों स्वर विद्यमान हैं। यदि न, ण और ञ स्वर की बात करी जाए, तो हम देखते हैं कि पूर्वी बोली में केवल न स्वर हमें पढ़ने को मिलता है। वहीं उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी बोली में यह तीनों स्वर विद्यमान हैं। यदि बात करी जाए क्ष स्वर की, तो हम देखते हैं कि पूर्वी बोली में क्ष का ख बन जाता है, तो क्षत्रिय बन जाएगा खत्तीय। वहीं पश्चिमी बोली में क्ष का छ बन जाता है। वहीं उत्तर पश्चिमी लिपि में क्ष विद्यमान है और खरोष्ठी लिपि में इसके लिए एक विशेष चिन्ह भी है। तो अशोक के शिलालेखों में मूल रूप से जो तीन बोलियों का प्रयोग किया गया है उसमें इस प्रकार के अंतर हैं। परंतु हमको यह नहीं समझना चाहिए कि मौर्य साम्राज्य जैसे विशाल साम्राज्य में केवल तीन बोलियां ही बोली जाती थीं। यदि हम उदाहरण के तौर पर मौर्य साम्राज्य का उत्तर पश्चिम क्षेत्र की बात करें, तो हम पाते हैं कि इस क्षेत्र में जो अशोक के शिलालेख पाए गए हैं, इन शिलालेखों में मोटे तौर पर उत्तर पश्चिमी प्राकृत बोली का प्रयोग किया गया है, पर इन विभिन्न शिलालेखों में हमें छोटे बड़े अंतर पढ़ने को मिलते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में एक प्रकार की प्राकृत भाषा नहीं बोली जाती थी। इस क्षेत्र में कई प्रकार की प्राकृत बोलियां बोली जाती थी और कुछ ऐसी भाषाएं भी थी जो प्राकृत नहीं थी। कुछ ऐसी ही स्थिति मौर्य साम्राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी थी। यहाँ प्राकृत की विभिन्न बोलियां बोली जाती थीं और ऐसी भाषाएं भी थीं जो प्राकृत नहीं थी। यदि आपको मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में जानना है तो कृपया करके यह वीडियो देखें, और यदि आपको यह चैनल अच्छा लगा तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।